अजीज बच्चों, आज आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी के, जो आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा लिए गए हैं उसके। आप अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर है, क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 का, जिसको हिंदी में भी लिखा है त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये हिंदी का कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है, यानी मातृभाषा हिंदी को जिसने चूज किया है ये उसके लिए है, जिसको हिंदी से ही एग्जाम देने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात की है, वह आपको कितना टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए वो आपने देखे होंगे, और उसके अनुसार जो आपको निर्देश दिया गया था वो आपने फॉलो किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने काम किए होंगे। यहाँ पर आपको उसके सारे नियम कायदे बता दिए गए हैं। अब हमारी जो यहाँ पर बारी है उस क्वेश्चन पेपर को देखने की, जिसको आपने ओमार शीट में फिलअप किया है। उसका खंड अ है, यानी इसी खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प की बात कर लेते हैं। यानी जो निर्देश दिया गया है कि 1 से 70 तक जो प्रश्न है, यानी कुछ प्रश्न हैं, उसमें से हर एक के आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक सही है, यानी उन 4 में से एक करेक्ट है, दुरुस्त है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पत्रक पर नीला या काला बाल पॉइंट पेन से चिन्हित करें, यानी उस गोले को आप क्या करेंगे, ऐसे भरेंगे। 70 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दें। इसको आपने वहां पर देखा होगा और इसके अकॉर्डिंग आपने 40 ही प्रश्न दिए होंगे, लेकिन यहां पर हम 70 प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। आपने जो भी गोला किया है देख लीजिए आपका ठीक है या नहीं है, या फिर आंसर क्या है उसके बारे में यहां पर पता चलेगा। तो आइए, प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन है म, र, प, ब। तो इसका सही उत्तर है र। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगर आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। लिखा है इसमें प्रश्न संख्या 2 में, वो ये लिखा है इसमें कि नाद की दृष्टि से, क्या लिखा है इसमें, इस प्रश्न संख्या 2 में क्या लिख रहा है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियां हमारी वो क्या होती है, झंकृत होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। इसको बोलते हुए हमें ऐसा फील होता है, उसको कहते हैं घोष। उसको क्या कहते हैं, झंकृत होती है, घोष। तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है, यानी ऑप्शन 2 का सी है। इसी तरह से क्वेश्चन संख्या यानी प्रश्न संख्या 3 है कि जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन में है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इसी तरह से त्रिमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर। इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, आपने वहां पर इसको अच्छी तरह से समझ भी लिया था कि जो ह्रस्व स्वर है, यानी ह्रस्व स्वर जिसको आप कहते हैं, वो क्या है, उसकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है, इसको मूल स्वर भी बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें लिखा है कि स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो स्पर्श व्यंजन है उसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है। वर्गीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या दुगुण व्यंजन। तो किस व्यंजन से इसको जाना जाता है, यानी स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम पूछा तो उसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। तो इसका यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है, सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। ये देखिए 5वां क्वेश्चन, आ का उच्चारण स्थान, यानी आ को हम कहां से बोलते हैं। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 देखिए, लिखा है इसमें कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो कौन ध्वनि कहलाती है। तो वो कौन सी ध्वनि बन जाती है, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, युग्मक। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है कि द्वित्व अगर होता है कोई एक ध्वनि तो वो ध्वनि युग्मक कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसमें देखिए कि इसका लिखा है, एक में कौतूहल, इसी तरह से बी में लिखा है कौतूहल, इसी तरह से लिखा है कौतूहल, इसी तरह से डी में लिखा कौतूहल। तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो कौतूहल ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। अभी ऊपर शुद्ध शब्द पूछा है, लेकिन यहां पर आपसे अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। आप देख लीजिए तो यहां पे आपको मिलेगा कुशासन, यही है ऑप्शन डी में, और ये अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 है। इसमें लिखा है कि नि प्लस रौ पदों की संधि है। प्लस रौ जो इन दोनों को मिला रहे हैं तो वो संधि होती है, तो यानी उसकी संधि से कौन सा लफ्ज जो है निर्माण हुआ है कि नी रौ, इससे कौन से शब्द बने हैं, नीरव बने हैं, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त आंसर है। प्रश्न संख्या 10 है कि इसमें लिख रहा है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं कि यानी डिक्शनरी की मीनिंग क्या होती है, लुग़वी माना जिसको आप उर्दू में बोलते हैं, तो उसी को यहां पर कहा शाब्दिक अर्थ बताइए किसका, विराम का। तो इसका होता है ठहराव, यानी यही करते हैं ना कि जब हमको कहते हैं कि विराम चिन्ह लगा दीजिए तो वहां पर हम रुक जाते हैं, तो उसको कहते हैं ठहराव, ऑप्शन ए है और दुरुस्त है, ये करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो इसमें देख लीजिए ये बिल्कुल नहीं है, ये योजक चिन्ह है, ये भी नहीं है, ये विराम चिन्ह है, ये आप प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप बच जाता है ये वाला, तो यही करेक्ट है। यानी ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यानी जिसको आप एक्सक्लेमेशन कहते हैं इंग्लिश में, वही है ये। इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 देखिए 13 में लिखा है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, कौन से, तो यहां पर लिख रहा है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। जिससे, यानी यहां पर तो आपको कहा कि विकारी शब्द है जो, उसको आप क्या कहेंगे, जिससे किसी विशेष वस्तु यानी स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक भाव और जीव के नाम का जिसे बोध हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, यहां पर दिया है नंबर ए में समास कहेंगे, या फिर उसको आप संधि कहेंगे, या फिर आप उसको संज्ञा कहेंगे, या उसको सर्वनाम कहेंगे। यहां पर स्पष्ट हो गया है, यहां जो लिखा है कि विशेष जो लिख दिया है, तो इसी से हमें पता चल रहा है कि उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की इसका मतलब ये डेफिनेशन कर दी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग यानी यहां पर जेंडर पूछ लिया है, और जेंडर में आपको क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द बताइए, क्या सीसा है, या फिर चीख है, या फिर चावल है, या नाखून है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन है, तो चीख ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी है और ये दुरुस्त है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 15 है, देखिए लिखा है मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को क्या कहते हैं। सार्थक व्यक्तवाणी को, ये आपको इसके साथ ये लगा हुआ है और ये इसका कीवर्ड है, इस वर्ड को याद रखिएगा कि मनुष्य की सार्थक व्यक्ति को क्या कहेंगे आप, संकेत कहेंगे, भाषा कहेंगे, अव्यय कहेंगे, या फिर लेखनी कहेंगे उसको। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा, उसको भाषा कहते हैं। अगर आपको ये पूछा जाएगा, आपको अगर डेफिनेशन भाषा की करनी होगी तो आप यही लिखिए, मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं, ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16। इसमें लिख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। जो आपको शब्द दिया गया है शब्द वृद्धि का उदाहरण इनमें से कौन है, तो इनमें से है परमोषध, ऑप्शन सी में है और ये सही है, करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 17 है कि मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है। किस संज्ञा का उदाहरण मंडल है। तो 17 का यहां पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक में पूछ रहा है भाववाचक, या फिर वो है समूहवाचक, या फिर द्रव्यवाचक, या फिर व्यक्तिवाचक, यानी ये कौन सा संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, यानी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 है घनश्याम, क्या लिखा है, घनश्याम किस समास का उदाहरण है। 18 का सही उत्तर है कि कर्मधारय, ऑप्शन ए है, यही इसका घनश्याम इस समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 19 है कि व्यय मुक्त का समास विग्रह है। समास विग्रह है व्यय से मुक्त, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 20 है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है। इनमें से कौन सर्वनाम नहीं है, तो देख लीजिए वह, ये भी सर्वनाम है, आप, ये भी, राधा, यह, तो राधा ये नाम है तो सर्वनाम नहीं है, यानी नाम की जगह पर जिसका हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 21, इसमें लिखा है 21 में कि मेरा
नौकर कामचोर है। क्या लिखा है कि मेरा नौकर है जो कामचोर है, इसमें विशेषण है, यानी आपसे यहाँ क्वालिटी पूछ रहा है, आप बताइए एडजेक्टिव इसमें कौन है। तो ए में है मेरा, बी में है नौकर, सी में है कामचोर, डी में है। तो अब यहां पर जो 21 है इसका सही आंसर है कामचोर। ये क्या है? विशेषण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी एडजेक्टिव है ये। प्रश्न संख्या 22 है कि ये गाय अच्छी है, ये वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण ये वाक्य है जो आपके सामने है। तो यहां पर अलग अलग जो है नाम दिया हुआ है, तो 22 का सही आंसर यानी ये उदाहरण है सर्वनामिक विशेषण का, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे चीजों को आप पहचान लीजिए कि संस्कृत और प्राकृत एक भाषा है, वहां से विकृत होकर के हमारे हिंदी में मुस्तामल यूज होते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। क्या उसको देशज कहते हैं या विदेशी कहते हैं या उसको तत्सम कहते हैं या तद्भाव कहते हैं ऐसे को? तो प्रश्न संख्या 23 में इसका मतलब एक डेफिनेशन कर दिया है, तो आप बता पाएंगे कि उसको कहते हैं तद्भाव। उसको क्या कहते हैं? तद्भाव कहते हैं, जो उससे विकृत होकर के आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 24 है, इसमें लिखा है कि कोई देख लेगा। क्या लिखा? कोई देख लेगा। तो इसमें कोई, इसी कोई की बात कर रहे हैं कि किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कौन सा ऐसा सर्वनाम है जिसके एग्जाम्पल के रूप में इसको हम यूज करते हैं। तो अब देख लीजिए, कोई इसमें कुछ निश्चित ही नहीं है, तो यहां पर लिखा है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 25 में पूछ रहा है कि मैं पर किस कारक की विभक्तियां हैं। तो ऑप्शन में दिया है संबंध, अपादान, इसी तरह से दिया है अधिकरण, इसी तरह से संबोधन। तो ये अधिकरण जो है की विभक्तियां हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है उत्तर सही। उसके बाद है प्रश्न संख्या 27, लिखा है निम्नलिखित में कौन करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? करण तत्पुरुष का करण तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछ रहा है, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से। तो 27 का करेक्ट आंसर है करुणापूर्ण, ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 28 है, निरामीष। क्या लिखा? निरामीष का विलोम शब्द है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यानी अपोजिट पूछ लिया यहां पर कि अपोजिट बताइए, तो इसका अपोजिट है सामिश, ऑप्शन ए में है और ये सही है। प्रश्न संख्या 29 है कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कोई भी असुर का पर्यायवाची यानी एक मीनिंग वाला शब्द नहीं है। तो 29 का सही आंसर है डी, पीयूष। ये असुर का पर्यायवाची नहीं है, सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसी तरह से आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 30 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? कौन देशज शब्द है? तो जैसे कि ऊपर अभी पूछा था, संस्कृत प्राकृत से विकृत होकर के जो नहीं आए हैं उसको क्या कहते हैं, या विकृत होकर के आए हैं उसको क्या कहते हैं। यहां पर आपसे पूछ लिया है देशज शब्द के बारे में, तो देशज इसमें कौन शब्द है? तो ये खिचड़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये देशज है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? वहां पर डेफिनेशन पूछ लिया था, यानी डेफिनेशन देके यहां पर डायरेक्ट पूछ लिया कि आप बताइए कि इसमें कौन तत्सम है, क्योंकि वहां पर हमने आंसर बताया कि विकृत होकर के अगर आए संस्कृत और प्राकृत से तो उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यहां पर उसके अपोजिट में है तत्सम, तो तत्सम पूछा है, तो तत्सम शब्द कौन है इसमें वो बताइए। तो आप यहां पर देखिए कि वो है सूर्य, ऑप्शन ए में दिया गया है और यही करेक्ट है, यही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 32 है, इसमें लिखा है ध्वनियों के मेल से, ध्वनियों के मेल से यानी मिलने से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ये भी एक तरह से डेफिनेशन है कि जो ध्वनियां हैं उसके मिलने से सार्थक वर्ण समुदाय का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं शब्द, ऑप्शन सी है ये सही उत्तर है। 32 का सी सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 33, जिसमें लिखा है विधवा में कौन उपसर्ग है? विधवा में कौन उपसर्ग है? ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं, इसी में पूछ रहा है कि उपसर्ग बताइए इसमें कौन है। तो इसमें ये वी जो है दिया है, ऑप्शन डी यही उपसर्ग है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है। अब इसके बाद पूछ रहा है 34 में फेरा में कौन सा ऐसा
इसमें जो आपको दिया गया है स्वर, उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है इसमें फेरा में। तो इसमें प्रत्यय है आ, ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट है, यही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, इसमें लिख रहे हैं रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। किसके अनुसार पूछ रहे हैं कि रचना या बनावट के अनुसार शब्द के भेद पूछ रहे हैं। तो शब्द कितने भेद के हैं, तो वो हैं 3 प्रकार के, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 36 है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। अब यहां पर दिया है हिंदी की, गुजराती की, कन्नड़ की, और इसी तरह से डी में दिया है उड़िया की। तो दही वाली मगम्मा ये कहानी है कन्नड़ जुबान की, जिसको ट्रांसलेट कर दिया है आपकी भाषा हिंदी में, और फिर यहाँ पर आपसे पूछ लिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से लेखक श्रीनिवास, ये लेखक हैं, तो पूछ रहे हैं उसके बारे में का जन्म किस राज्य में हुआ था, यानी श्रीनिवास किस राज्य में, किस स्टेट में पैदा हुए हैं। वो पैदा हुए हैं कर्नाटक में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, लिखा है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। मगम्मा की बहू का नाम पूछा है, वो क्या है, तो उनका नाम है नजम्मा, ऑप्शन सी में है, और ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 39 है, लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया, यानी उसको जमा किसने किया है गुरु ग्रंथ साहिब को। तो प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब यानी सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने किया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, लिखा है निम्नलिखित में कवि रसखान की रचना है। निम्नलिखित में से, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से रसखान की रचना कौन सी है, तो 40 का सही ऑप्शन है सी, यानी प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। तो ए और बी ये दोनों करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 41 है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ की विधा है, यानी ये किस विधा से, जो आपको ऑप्शन में दिया है उनमें से किस में ये आता है, तो ये है कि कहानी, तो ऑप्शन डी में है, और ये करेक्ट है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42, इसमें लिख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन कवि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं कवि, ये जो 4 नाम हैं इनमें से कौन है वो, तो वो है रसखान, ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 43 है, निशांक शब्द का अर्थ है। ये जो शब्द है इसका अर्थ पूछ रहे हैं, यानी इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी मीनिंग है शंका मुक्त, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 44 है, जिसमें आपको भरना है अति ... स्नेह को मार्ग है, रिक्त स्थान में कौन शब्द होगा। इसमें से कौन शब्द आएगा कि ये सही हो जाएगा, तो इसमें आएगा सूधो, सूधो स्नेह को मार्ग है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 में लिखा है गुरु नामक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के कवि थे, 45 का सही उत्तर है निर्गुण, ऑप्शन ए में है, और ये सही है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 46 है, लिखा है शिखा शब्द का अर्थ है। शिखा शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, स्पर्श है, जंतु है, जनेऊ है, चोटी है। शिखा शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं, तो इसका है सही अर्थ चोटी, ऑप्शन डी में है, और यही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47 है, जिसमें लिखा है रसखान किन के भक्त थे। ये जो रसखान है किन के भक्त थे, कृष्ण के, राम के, शिव के या दुर्गा के। 47 का सही आंसर है कृष्ण, वो कृष्ण के भक्त थे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है, गुरु नामक का जन्म कब हुआ था, यानी इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था, वो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 48 का सही आंसर है कि 1469 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी में है, और ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50 है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया है। ऑप्शन ए में दिया है बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, गुरु नानक ने। तो इसका करने वाला है गुरु स्वामी। तो यहाँ जो लिखा है गुरु नानक, तो यही है, ऑप्शन डी में है, और ये दुरुस्त है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, घनानंद कैसे कवि हैं। घनानंद एक कवि हैं, किस तरह के कवि हैं वो, तो 51 का सही उत्तर है रीति मुक्त कवि हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 52 है, गुरु नानक के अनुसार, गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान यानी जहर के समान हो जाती है। ये ऑप्शन आप पढ़ेंगे, राम नाम के बिना, उसी तरह से धन के बिना,
यात्रा के बिना, प्रभाव के बिना, वो उस वक्त क्या होती है, विष हो जाती है। तो 52 का सही उत्तर है राम नाम के बिना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 53 है, कवि रसखान ने माली मालिन किसे कहा है? माली मालिन कहा है, तो रसखान ने किसे ये कहा है? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण राधा को उन्होंने माली मालिन कहा है। तो डी में है और ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 54 है, घनानंद विराग होने पर कहाँ चले गए? विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे वृंदावन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 55 है, इसमें लिखा है सुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो सुधा शब्द का अर्थ क्या होगा? वो है अमृत, यानी ऑप्शन डी में है, ये दुरुस्त है, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 है कि रस केली बिल्ली, प्रश्न संख्या 56 है, रसकैली बल्ली किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर है घनानंद का, यानी घनानंद की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 57 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में हुआ है। ऑप्शन सी इसका यानी सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 58 है, भारत से हम क्या सीखें? शीर्षक पाठ की विधा क्या है? यानी ये जो शीर्षक आपने पढ़े हैं अपने पुस्तक में, तो कह रहे हैं कि वो किस विधा में आते हैं। ये प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर है निबंध, यानी वो किस विधा में आते हैं? निबंध में आते हैं। आपने निबंध के ही अंतर्गत इसको पढ़े हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या है 59, लिख रहा है मदन पड़ोस के आवारागर्द छोकड़ों के साथ क्या कर रहा था? पड़ोस के आवारागर्द छोकड़ों के साथ यानी लोगों के साथ, लड़कों के साथ क्या कर रहा था? तो इसको आप पढ़िए, पूजा कर रहा था, पढ़ रहा था, लट्टू नचा रहा था, या फिर नाव चला रहा था? तो 59 का सही उत्तर है वो अपने पड़ोस के छोकड़ों के साथ लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन सी में दिया है, ये करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 60 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? ये आपके चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिया गया है, वहीं पर बताया गया है कि उनके कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थीं। ऑप्शन डी में है, यही करेक्ट उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61, लिखा है उच्चतर शिक्षा के लिए यानी आला तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? नेपाल गए, चीन गए, ब्राजील गए, इंग्लैंड गए? तो इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 62 में लिखा है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा जो बुक है, पुस्तक है, तो उसके बारे में करें कि रचना काल है यानी 7वीं 8वीं सदी, 4थी 5वीं सदी, इसी तरह से 5वीं 6ठी सदी, और इसी तरह से डी में है कि 10वीं 11वीं सदी। तो कौन सी सदी? 10वीं 11वीं सदी में ये शाहनामा लिखा गया है। ऑप्शन डी में है और यही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 63 है, लिखा है वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? चीन का, जापान का, नेपाल का या भारत का? तो 63 का सही उत्तर है भारत का वो गवर्नर जनरल बना था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 64 है, लिख रहा है विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? ऑप्शन ए में है डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, इसी तरह से पत्रकार। यानी खोखा जो है उसको वो कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो वो बनाना क्या चाह रहे हैं? इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। ऑप्शन बी में ये लिखा है इंजीनियर और ये सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 65 है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? यानी इसके लिखने वाले कौन हैं? 65 का सही उत्तर है कि भीमराव अंबेडकर इस बुक के रचयिता हैं, लिखने वाले हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 66, इसमें लिखा है अकस्मात। अकस्मात शब्द का अर्थ है, अकस्मात शब्द का अर्थ क्या है? भाईचारा, अचानक, अपनी इच्छा, या फिर कह रहे हैं कि विपरीत। तो इसका अर्थ आपको पता है, यानी अचानक कहते हैं अकस्मात, तो वो है यहाँ पर ऑप्शन बी में, ये करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 67 है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था?
ये नाम है नलिन विलोचन शर्मा। उसकी जन्म तिथि बताइए कि वो कब जन्मे हैं। तो प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को उनका जन्म हुआ है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 68 है, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है। सौंदर्य से परिपूर्ण देश का नाम पूछा है कि वो कौन से हैं। इनमें से अमेरिका है, भारत है, जर्मनी है या फिर चीन है। तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश हमारा भारत है। ऑप्शन बी में है ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 69 है यानी 69 है कि हरकस कौन थे। पूछ रहा है कि ये हरकस कौन थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे या कहानीकार थे। इसका सही उत्तर है वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है आंसर। प्रश्न संख्या 70 है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा पेशे का कैसा निर्धारण करती है। पेशे का कैसा निर्धारण करती है, कैसे निर्धारण करती है। तो इसका सही उत्तर है दोषपूर्ण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पहले ही पार्ट से पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब के सब ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने बता दिए हैं। जबकि खंड ब है, इसमें पूछा जा रहा है वस्तुनिष्ठ के विपरीत विषयनिष्ठ प्रश्न यानी लघु उत्तर ये प्रश्न हैं। ये इसमें भी आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आप जिसका भी आंसर करेंगे इनमें से 10 का कर दीजिए और 2 हर प्रश्न के आंसर यानी नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से इसमें आपको कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें एक प्रश्न के उत्तर देने में आपको 5 अंक मिलेंगे, लेकिन किन्हीं 4 प्रश्नों के ही आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। इसमें कई प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से बस आप 4 के ही उत्तर दीजिए और आपको हर प्रश्न में जिन 4 का आप उत्तर देंगे वो सिर्फ 5 उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हमने सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।